सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स में कंप्लीट पोएम है मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो बेटा हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको कौन कौन सी पोएम्स जो है वो करनी है, ठीक। चलो, तो कुछ बच्चे पुरानी बुक लेकर बैठे हैं जो सिलेबस में नहीं है उसको भी पढ़ रहे, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक। ओके ओके ओके। सो बेटा देखो, पोएम्स है हमारे पास। फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड फायर एंड आइज, थर्ड द टाइगर इन द जू, फोर्थ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, फिफ्थ द बॉल, सिक्स्थ है अमांडा, देन सेवेंथ है द ट्री, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड फॉर एनी जॉर्ज। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोएम्स यदि हम देखें तो हम इन 10 पोएम्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक चीज़ को एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। विद इन 1.5 आवर आपको सारी की सारी चीज़ें विथ क्वेश्चन आंसर विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, देयर शुड नॉट बी एनी वरी। ओके, तो हमारी फर्स्ट पोएम है बेटा कौन सी? डस्ट एंड स्नो, ठीक। किसने लिखा है इसको? किसने लिखा है भाई इसको? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम मैं आपको 10th में भी पढ़ा रहा हूँ, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने बहुत बढ़िया सी पोएम लिखी है जो क्लास 12th में भी थी, और रूट साइड स्टैंड, वो मैं आपको क्लास 12th में भी पढ़ाऊंगा, ठीक। चलो, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इनकी पोएम जो है कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो आपने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन पार्ट पहले जो मैंने अपलोड किया था वो देखा होगा, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। मैंने आपको 5 लाइन के अंदर पूरी पोएम का ऐसा कॉम्पैक्ट जिस दिया है कि यदि आपको सेंट्रल आइडिया आएगा ये लिख के आओ, फुल नंबर मिलेंगे। आपको समरी लिखने को आती है, सेम लिख के आओ, फुल नंबर मिलेंगे। आपको पोएम समझना है, सिर्फ 5 लाइन पढ़ो, पूरी पोएम आपको समझ में आ जाएगी। आपको क्वेश्चन आंसर करना है, 5 लाइन पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा। दिस इज माय प्रॉमिस। क्यों, किस तरीके से एक करके बताता हूँ, फिर सारे आपसे करवाऊंगा मैं, ठीक। चलो भाई, तो क्या है? तो सबसे पहले तो बेटा जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया था हमारा, मैं उनको बता दूं कि इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैंने ऑलरेडी वहाँ अपलोड कर दिए, ठीक। तो आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करना। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया था उनके लिए पूरा सेशन फ्री है। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर लिया था उनके लिए PDF ऑलरेडी हमने ऐप पे अपलोड कर दिया। क्वेश्चन आंसर्स भी, समरी भी, एवरीथिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सारी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, ठीक। चलो करें स्टार्ट। ओके, सो इन डस्ट ऑफ स्नो, ये जो पोएम है, द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ अ स्मॉल इंसिडेंट चेंज्ड हिज मूड। हमारा जो मूड होता है ना, कभी पॉजिटिव हो जाते बहुत ज़्यादा, कभी नेगेटिव हो जाते, एग्जाम टाइम में डिप्रेस्ड हो जाते, ठीक, और बर्थडे पार्टी में एकदम हैप्पी हो जाते। सो हमारा मूड है ना, इट स्विंग्स, ठीक। तो कैसे एक छोटी सी इंसिडेंट, एक स्मॉल इंसिडेंट चेंज कर देती है क्या? पोएट के मूड को, ठीक। इस चीज़ को यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने बताया है। क्लियर? समझते हैं कैसे, ठीक। सो यहाँ पर बेसिकली जो कीवर्ड है वो आपको याद रखना है, क्या बेटा? तो क्रो, सबसे पहले तो क्रो याद कर लो, और दूसरा हेमलॉक। ये 2 वर्ड बेटा आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे, आपको समरी में भी हेल्प करेंगे और आपको सेंट्रल आइडिया में भी करेंगे, ठीक। चलो, सो क्रो शेक्स स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन टू हिम। बेसिकली हेमलॉक ट्री, उसके ऊपर बेसिकली क्रो ने क्या करा, एक थोड़ा सा स्नो जो है वो गिरा दिया। किसके ऊपर गिराया बेटा? किसके ऊपर गिराया? तो ये गिराया किसके ऊपर? हमारे पोएट के ऊपर, ठीक। चलो, दिस सिंपल एक्ट रिफ्रेशेज हिज माइंड एंड सेव्स पार्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन सैडनेस। और ये जो फ्रेशनेस, ये जो स्नो के जो छोटे छोटे जो पार्ट्स थे, वो जब हमारे पोएट के ऊपर गिरे तो इसने पोएट को क्या कर दिया बेटा? रिफ्रेश कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्रेश कर दिया। और जो पोएट डिप्रेस होके, सैड होके, अपसेट होके तो पूरा दिन वेस्ट करने वाले थे, उनको बेसिकली उस सैडनेस से दूर लेकर आ गए, मतलब इनको रिफ्रेश कर दिया। किसने किया? वो डस्ट की वो जो स्नो के छोटे 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 पार्टिकल्स थे जो हमारे पोएट के ऊपर गिरे थे, उसने, ठीक। सो द पोएम शोज हाउ नेचर कैन ब्रिंग सडन जॉय एंड पॉजिटिव चेंज। और ये पोएम हमको बताती है कि कैसे नेचर जो है हमारे को सडन जॉय भी देता है और कैसे हमारे को पॉजिटिव चेंज भी देता है। मतलब यदि हम अपसेट है, हम दुखी है, तो हम नेचर के पास यदि जाएंगे सो विल डेफिनेटली गेट दी पॉजिटिविटी। और सेम चीज़ इसी थीम के ऊपर हमने एक पोएम क्लास 12th में भी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आई विल टीच यू, ठीक। उस पोएम को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस द आइडिया क्लियर? यहाँ तक समझ आया बेटा आपको? तो एकदम सिंपल 2 वर्ड याद रखो बेटा आप, क्रो, हेमलॉक ट्री, ठीक। और जो स्नो है उसके
छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके ऊपर गिरे, हमारे पोएट के ऊपर, और जैसे ही पोएट के ऊपर गिरे पोएट फील्स रिफ्रेशेस, राइट, उसको बड़ा अच्छा लगा। ठीक, तो यहाँ से पोएट हमको मैसेज क्या दे रहे पोएम से, पोएट हमको पोएम से ये मैसेज देते हैं कि हमारे को लाइफ में कई बार डिसअपॉइंटमेंट्स भी आएंगे, बट वो छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स को बहुत ही छोटी एक स्मॉल इंसिडेंट से हम दूर कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, देयर शुड नॉट बी एनी वरी। ओके, चलो तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखें हम। ओके, देखो भाई फर्स्ट 3 पोएम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3 पोएम्स इनके क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा है, उसके बाद तो किसी किसी पोएम में एक ही क्वेश्चन है, किसी किसी पोएम से तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है मैंने, बताता हूँ अभी आपको। ठीक, चलो, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। तो हमने जब एक्सप्लेनेशन देखा था तो बेसिकली उसके अंदर यही पार्ट तो हमने डिस्कस किया था। ठीक, समरी यदि आपने ठीक से लर्न करके गए बेटा तो आप सारे सेंट्रल आइडिया भी कर दोगे, समरी भी लिख दोगे और सारे क्वेश्चन आंसर तो यूँ उड़ा दोगे। और जिन बच्चों का लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है वो सिर्फ समरी रीड करके जाना बेटा, आंसर राइटिंग आप ओन वर्ड्स में करना, दैट विल बी परफेक्ट आइडिया। ठीक, इन आंसर को सिर्फ आप एक बार ही रीड करके जाना जैसे मैं समझा रहा हूँ, और लिखना आप अपने ओन वर्ड्स में, जो बच्चे लिख लेते हैं। ठीक, जो नहीं लिखते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके बेटा एज इट इज़ याद कर लो। ठीक, ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट फॉल लाइटली फ्रॉम अ ट्री। जो हेमलॉक ट्री है उस पर से जो जस्ट 10 पार्टिकल छोटे छोटे गिर रहे थे, राइट, गिर रहे थे, वही है क्या हमारे डस्ट ऑफ स्नो। ठीक, ये कोई धूल नहीं है, बेसिकली स्नो के बहुत छोटे वाले महीन कण हैं। ठीक, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है। ठीक, क्लियर, ओके। अब दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। सो द फॉलिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज चेंज द पोएट्स सैड मूड इनटू अ हैप्पी वन। और जो पोएट सैड अपसेट होके ट्री के नीचे बैठे हुए थे ना, तो ये जो बेसिकली यहाँ पर जो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो इनके ऊपर गिरी तो इनसे ये रिफ्रेश हो गए, एंड फाइनली इन्होंने क्या किया, फाइनली इन्होंने अपनी सैडनेस को दूर किया और हैप्पीनेस इनके पास आ गई। इज़ द आइडिया क्लियर बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों ने कोर्स पे नहीं परचेज़ किया है वो यहाँ से बिल्कुल स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हो। इंटायर कंटेंट इज़ फ्री। लास्ट ईयर हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी, लेकिन वो फ्री पीडीएफ हमने जैसे ही शेयर की बेटा उसका बहुत मिसयूज़ हुआ था, इसलिए हमने उसको पूरा प्रॉपर सिस्टम से चैनलाइज कर दिया है। और यदि आपको भी यदि वो लेना है तो मैं आपको एक बारी ब्रीफ में बता देता हूँ। ओनली 120 रुपीज़ हमने प्राइस रखा है बेटा आपके लिए, जिसमें हमने स्मार्ट रिवीजन क्लास के कंप्लीट नोट्स आपको उस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए। ठीक, मैं कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं और उनको समझ नहीं आता किस तरीके से करना है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जो बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैंने पूरा फ्री कंटेंट रखा है बेटा, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ। यदि नहीं होता हूँ तो आप मुझे बोल सकते हो सर प्लीज़ स्क्रीनशॉट। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम। अब देखो भाई, इसको पोएम बोलो तो भी सही है, पोम बोलो तो भी सही है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई सर पोम बोलो, है ना, पोम भी ठीक है, पोएम भी ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे को आइडिया समझ में आना चाहिए। ठीक, नहीं तो पोम पोम में रह जाएंगे। ओके, सो इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। तो बेसिकली क्रो और हेमलॉक ट्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ये जो क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना भाई। और जो इंपॉर्टेंट में लगाता हूँ बेटा वो ये देखो, ये ऐसे होते हैं, इस कलर से होते हैं, और ये कलर जहाँ दिख जाए ना उसको छोड़ने का नहीं, क्योंकि क्लास 12th में मैंने ऐसा लिखा था बेटा। क्या लिखा था? मोस्ट IMP, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही लिखा था बेटा। और यदि आप चेक करोगे तो जब आंसर की हमने रिव्यू की थी तो मैंने सेम स्क्रीनशॉट दिखाया था, और अभी हमने उसका शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक, चलो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक, ये लिख सकते हो आप बिल्कुल यदि आता है तो। और यदि पोएट का नाम नहीं याद है तो छोड़ दो, पहली पोएम है, पहला पोएट है, याद रहता है। यदि याद रहता है तो लिखो, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है असेसर के ऊपर। ठीक, चलो एग्जाम की स्ट्रैटेजी भी बताते चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ। ठीक, सो द क्रो रिप्रेजेंट्स बैड लक। क्रो किस चीज़ को बताता है बेटा? बैड लक को, सॉरो को एंड नेगेटिविटी को। ये तीन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। तीनों वर्ड बाय हार्ट याद कर लो बेटा, कल एज इट इज़ लिखना है आपको। क्लियर? ओके, सेकंड क्या है सर? सो हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स सैडनेस एंड डिस्पेयर। तो ये दो वर्ड इसके लिए याद कर लो। अल्टीमेटली दोनों ही चीज़ें नेगेटिविटी को, नेगेटिविटी से रिलेटेड वर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिख कर आना है कल बेटा। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लो, इंपॉर्टेंट बिल्कुल लगा लो। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये क्वेश्चन बेटा देखो, पोएम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। आपको क्या आता है? सेंट्रल आइडिया आता है ज़रूर, एक बारी एक सेंट्रल आइडिया, एक समरी आती है, दोनों में से एक,
और आपको बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चंस है, मैं भी आपको मार्क्स का वेटेज भी बहुत ही क्लियरली बता दूंगा, ठीक। तो इसको भी आप लर्न करके जाना, ठीक। सो क्या कन्वे मैसेज करती है बेटा, तो ये हमने यदि समरी देखी थी, तो ये क्वेश्चन तो इतना स्मार्टली आप हैंडल करोगे बेटा, इतना स्मार्टली हैंडल करोगे कि ये स्मार्ट भी अलग अलग तरीके से लिखा है, इससे भी ज़्यादा स्मार्टली यू विल हैंडल दिस क्वेश्चन, ठीक। ओके, सो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखो भाई तीसरी बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का नाम लिख दिया हमने। द पोएट कन्वेज दैट स्मॉल एंड सिंपल मोमेंट्स इन नेचर कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस इन मूड। अब देखो भाई, जो बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने ये आंसर लिखा है, जिनको बड़े आंसर याद नहीं होते वो सिर्फ इतना याद करके जाओ, लिख के आना, ठीक। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, देयर शुड नॉट बी एनी वरी, बात क्लियर है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है नहीं सर हमको तो पूरे 100 में से 100 चाहिए, 75 आउट ऑफ 75 चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आप पूरा करके आना बेटा, ठीक। जिन बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जेन्युइनली इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए मैंने छोटा आंसर लिखा है। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉपर पूरे नंबर 75 आउट ऑफ 75, जिसमें ज़्यादातर हमारे बैच में जो बच्चे हैं 75 आउट ऑफ 75 वाले, यदि उनको करना है तो बेटा पूरा आंसर लिख के आना, ठीक। चलो, सो इसके बाद क्या ऐड कर रहे हो, अ लिटिल डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री चेंजेस हिज सैड मूड इनटू अ हैप्पी वन। द पोएम टीचेस अस दैट इवन स्मॉल पॉजिटिव experiences can remove negativity and make our day better। और ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे कल कि लास्ट मोमेंट पे विवेक सर का चैनल मिला था हमको, बहुत सारे बच्चे बेचारे लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ ऐड हुए, लास्ट मोमेंट पे मिला था, लेकिन वो छोटा सा एक्सपीरियंस, स्मॉल पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके मूड में इतना बड़ा चेंज लाएगा, इतना बड़ा चेंज लाएगा बेटा, यू विल रिमेंबर मी, ठीक, आफ्टर योर पेपर, ठीक। विल डिस्कस दी आंसर की एज वेल। ओके, चलो चले भाई सेकंड पोएम पे। तो सेकंड पोएम है हमारी भाई फायर एंड आइस, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपने ही लिखी है इस पोएम को भी, ठीक, क्लियर है। चलो चलें आगे, पहली पोएम क्लियर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो फर्स्ट टाइम आई विल रीड योर डाउट, ठीक। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो बेटा तो मुझे बताओ आप, ठीक। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? सर कल पेपर लाइक हो गया या नहीं? अरे बिल्कुल, डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। देयर शुड नॉट बी एनी वरी, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। ओके। अभिषेक कोई डाउट नहीं बेटा, है ना? चलो ओके। किसी बच्चे का कोई डाउट है स्पेसिफिकली तो आप बता दो। सर आप मुझे अपना क्या है भाई सर, आप मुझे अपना एडिटर रख, अच्छा अरे आपकी सिटी का ही हूँ, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करना बेटा, विल कांटेक्ट यू, है ना? ओके, विल डिस्कस। चलो सर एक क्वेश्चन है, हाँ बेटा पूछो। सरोज कोरी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जल्दी, मेक इट फास्ट, जल्दी पूछो बेटा, क्या क्वेश्चन है? हेमलॉक ट्री का क्यों, ये क्या क्वेश्चन है भाई? सर पेपर में ऐसे लिखना सही होगा या पैराग्राफ? अरे भाई ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपको मैं ये कल फिर बताऊंगा। अभी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अभी लिटरेचर के क्वेश्चन रखो यार बेटा, है ना? चलो, सो फायर एंड आइज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमको क्या बताती है? ये भी आपको फर्स्ट पोएम से कनेक्टेड मीनिंग देती है, सेंस आप इसको सेम समझ सकते हो। कैसे? सो फायर एंड आइज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स हाउ ह्यूमन इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ह्यूमन इमोशंस किस तरीके से वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दिस इज आइडिया नंबर 1। फायर सिंबलाइजेज अनकंट्रोल्ड डिजायर, याद रखना भाई ये टर्म आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, ठीक, एंड ग्रीड, वाइल आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड एंड इनडिफरेंस। ये दोनों वर्ड बेटा, है ना, फायर एंड आइस, आपको मीनिंग आएगा। पहले ही क्वेश्चन है ना, फायर से क्या, आइस से क्या, ठीक, तो ये बिल्कुल याद रखना, है ना। तो हमारे को फायर क्या सिंबलाइज करता है? डिजायर, और आइस क्या करता है बेटा? हेटर्ड एंड इंडिफरेंस, ठीक, क्लियर? ओके सर। सो द पोएट सजेस्ट दैट बोथ पैशंस आर पावरफुल इनफ टू कॉज ruin, ठीक, वार्निंग दैट एक्सट्रीम इमोशंस इफ अनचेक्ड कैन एंड ह्यूमैनिटी इन दी एंड। अब देखो इसको सिंपल वर्ड्स में समझना, एकदम सिंपल वर्ड्स में, और भी सिंपल हलवा वर्ड्स में समझाता हूँ। क्या कि यदि इमोशंस पे हमने कंट्रोल नहीं किया, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना? इस तरीके से आप इसको समझो, एकदम सिंपल, एकदम आसान, ठीक। चलो इसके आंसर देखेंगे हम, तो आप दोनों चीज़ों को याद रखना बेटा, फायर एंड आइस, व्हाट दे रिप्रेजेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस का क्या रोल है इस पोएम में, ठीक। चलो
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन ही वही है, क्या फायर क्या है और आइस क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पैशन फॉर ह्यूमन बीइंग, क्लियर है, सबसे आसान। और आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस। तीन तीन वर्ड दोनों के रख लो बेटा, लर्न कर लो, और आप कोई दो वर्ड भी लिख के आओगे दैट विल बी फाइन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं सर। चलें आगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है ना। ओके सर, सो हाउ विल द वर्ल्ड एंड, वर्ल्ड कैसे खत्म हो जाएगा। व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, कैसे दो व्यू है। सो अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, सम पीपल बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि फायर से वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। कैसे, ड्यू टू डिजायर। डिजायर मतलब हम जैसे विल पावर, हम विल पावर तो अलग चीज़ है, डिजायर मतलब हम चाहते हैं ना कि हम उसको जीत ले, कैसे जीत ले, कैसे भी जीत ले। लेकिन वो जो डिजायर है, जो ह्यूमन इमोशंस है, यदि हमने उनको कंट्रोल नहीं किया तो ये जो डिजायर है इस वजह से पूरे वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज आइडिया नंबर 1, है ना, एक है। वाइल अदर बिलीव इट विल एंड इन आइज ड्यू टू हेट्रेड। तो एक तो बोल रहा है क्या कि डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगा, और दूसरा व्यू है वो क्या है बेटा कि हेट्रेड, मतलब हेट्रेड इज व्हाट, नफरत की वजह से खत्म हो जाएगा। ये वर्ड आप याद रखना बेटा ना। द पोएट फील्स दैट बोथ आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। पोएट ऐसा स्ट्रांगली बताते हैं कि ये दोनों सफिशिएंट है, इनफ है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कितना सिंपल है बेटा। इसलिए मैंने बोला था लिटरेचर का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपने थ्रू आउट द ईयर डिटेल सेशन देखे होंगे, है ना, और लास्ट में जब हम इस तरीके के आंसर देखते हैं बेटा तो एक वन गो में यू कैन लर्न। ठीक, एकदम सिंपल है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बेटा, नेक्स्ट पोएम। तो इस पोएम से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए बेटा मैंने, देखो किसके, फायर एंड आइस से। ठीक, आपको यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बिल्कुल ले लो आप। ठीक, दिस इज 1 और दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। ओनली ये 2 क्वेश्चन करके जाना बेटा, क्लियर। और इसका जो मैंने आपको ये बताया है समरी, इस पार्ट को आप जरूर करके जाना। ठीक, क्योंकि समरी के बेसिस पे यू कैन हैंडल ऑल द क्वेश्चंस। ठीक, इसके बाद भी मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्या है हमारा, सो अ टाइगर इन द जू। ठीक, और टाइगर इन द जू ये चैप्टर भी है, और ये चैप्टर ये पोएम है बेटा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक, चलो। सो भाई जो टाइगर है वो टाइगर कहाँ अच्छे लगते हैं, घर में अच्छे लगते हैं, केज में अच्छे लगते हैं, या जंगल में अच्छे लगते हैं, कहाँ अच्छे लगते हैं भाई। सो जिसका जहाँ पर रिलेवेंस है वो चीज़ें वहीं अच्छी लगती है, येस और नो, बात क्लियर है बेटा, है ना। ऐसे यहाँ पर क्या है, अ टाइगर इन द जू, तो बेसिकली क्या है, टाइगर का नेचुरल जो डिज़ायर है, नेचुरल जो ट्रेट है ना, उनका जो बिहेवियर है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है बेटा, जंगल में, राइट। और यदि उसको हमने केज में डाल दिया, सो व्हाट हैपेंस, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता है। ठीक, और वही फ्रस्ट्रेशन उसी के ऊपर हमारे को यहाँ पर पोएट ने जो है वो एक्सप्लेन किया है। ठीक, कैसे किया है दैट वी विल लर्न, एकदम सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक, सो टाइगर इन द जू बाय लेसिस नॉरिस शोज द सैड कंडीशन ऑफ अ टाइगर केप्ट इन अ केज। तो ये सैड कंडीशन बताता है, किसकी बताता है, एक टाइगर की, और वो टाइगर कहाँ पर है, केज में बंद है। बात समझ आ रही है, यस और नो। चलो भाई बहुत ही आसान। फिर क्या है नेक्स्ट, द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर्स नेचुरल लाइफ इन द जंगल विथ हिज हेल्पलेस लाइफ इन द जू। बात समझ आई। तो टाइगर की 2 लाइफ है, एक लाइफ जो है वो जंगल में है, जो जंगल में जीता है वो नेचुरल लाइफ है उसकी। ठीक, और जो केज में है ना, जो पिंजरे में जीता है वो कैसी है बेटा, वो हेल्पलेस, मजबूरी में जी रहा है। ठीक, तो टाइगर की लाइफ को कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस बताया है टाइगर की 2 लाइफ्स के बीच में। इज द आइडिया क्लियर। सो नेचुरली टाइगर ने कहाँ रहना चाहिए बेटा, नेचुरली टाइगर ने रहना चाहिए जंगल में। इज द आइडिया क्लियर। लेकिन यहाँ पर रखा कहाँ है उसको, केज में। सो व्हाट इज द डिफरेंट माइंडसेट बोथ द टाइगर्स हैव, वो बेसिकली यहाँ पर हमारे पोएट ने हमको बताने की कोशिश की है। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट चले। द पोएम हाईलाइट्स cruelty of captivity and stresses that wild animals belong in their natural habitat। तो बेसिकली ये हमको बताती है क्या, ये पोएम हमारे को बताती है कि लोग कितने क्रूल है, कितने अत्याचारी है। ठीक, कितने अत्याचारी है कि जो वाइल्ड एनिमल बेसिकली जो है जंगल के लिए बना हुआ है, उसको कहाँ पर रखते हैं लोग, केज में रखते हैं, और उसके ऊपर अपने अत्याचार करते हैं। ठीक, उनके नेचुरलिटी, जो उनका नेचुरल जो एनिमल बिहेवियर है उससे उनको दूर कर देते। ठीक, क्लियर है। चलो चले भाई इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ।
ओके सर, बिल्कुल चलते हैं, एकदम सिंपल, एकदम आसान, ठीक। सो हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। अब यहाँ पर जो बेसिकली पूरा डिटेल पोएम में पढ़ा था हमने, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक। तो टाइगर कैसे डराता है किसको, विलेजर्स को। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। सो हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। टेरिफाई मतलब क्या होता है बेटा, फियर वर्ड आएगा तो भी कर देना आप सेम आंसर, ठीक। फियर्ड करके भी आ सकता है, FEAD नहीं, FEAR, फियर्ड, ठीक, ऐसा वर्ड आएगा तो भी आप इसको करेक्ट कर देना। कैसे भाई, सो द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्नैरिंग अराउंड, स्नैरिंग मतलब वो जो आवाज निकालता है वो, दिस इज वन, अराउंड देयर हाउसेस एंड शोइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज इन द जंगल, ठीक। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ों समझना, एक तो वो अपनी दहाड़ से रोर, है ना, रोर वर्ड लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। स्नैरिंग की जगह आप यदि रोर लिखोगे, सो द टाइगर इज रोरिंग एंड सेइंग, तो रोर वर्ड लिखोगे, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर, ठीक। सो वो दहाड़ता है एक तो, और अपने बहुत ही शार्प जो उसके दांत होते हैं वो दिखाता है, और उस तरीके से विलेजेस को क्या करता है वो, टेरिफाई मतलब डराता है, या स्कैर्ड करता है, या फियर करता है, ठीक। जो वर्ड आपको आता है यू कैन राइट, क्लियर, ओके, दिस इज आइडिया नंबर 1। दूसरा एकदम सिंपल है, 2 मार्क्स में आ सकता है। सो व्हाट डज द टाइगर स्नैर, व्हाट डज द टाइगर स्नैर एट इन द नाइट, नाइट में, रात में टाइगर किसके ऊपर देखता है, किसको देखता है, ठीक। स्टेयर मतलब क्या होता है बेटा, लगातार देखना, ठीक। डोंट स्टेयर मतलब देखो मत, तो स्टेयर मतलब क्या होता है बेटा, देखना, ठीक। एट नाइट द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, बेटा ये टर्म याद रखना, ब्रिलियंट स्टार्स विथ क्वाइट एंगर, बहुत गुस्से से कहाँ देखता है, कहाँ, शांत गुस्से से कहाँ देखता है, वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है ऊपर की तरफ, ठीक। चलो क्लियर, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई इस साल के लिए, ठीक। इसका कलर चेंज कर दो और इसके नीचे लिख दो, क्या लिख दो भाई, और ये स्टार मार्क जरूर बनाना है, ठीक। क्यों बनाना है, क्योंकि ये आपको बोर्ड में कल मिलने वाला है, ठीक। चलो, ऐसा प्रेडिक्शन है, ठीक, ओके। सो व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, शांत गुस्सा, रेज इज व्हाट, तो अंदर से गुस्सा भरा हुआ है। क्यों गुस्सा भरा हुआ है भाई, आपने जंगल से ला के उसको कहाँ रख दिया भाई को, केज में, किसको, टाइगर को, तो उसको गुस्सा तो आएगा ना यार, यस और नो, बिल्कुल आएगा सर, ठीक। आपको स्कूल में जैसे टीचर कभी मुर्गा बना देते हैं, वैसे अब तो ट्रेंड ही खत्म हो गया मुर्गा बनाने का, कभी बना दिया तो गुस्सा आता है ना, पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप टीचर को पता रहता है क्या बोल रहा है, ठीक, ओके। चलो भाई, सो क्वाइट रेज मीन्स, ये जो है इसका मतलब क्या होगा भाई, द टाइगर साइलेंट एंगर। तो बेटा देखो, गुस्सा जो चिल्लाता है ना उसका गुस्सा अलग होता है, लेकिन जब कोई चिल्लाता नहीं है, शांत हो जाता है, तो भाई वो बात ही अलग होती है, उस वो नेक्स्ट लेवल का गुस्सा होता है, तब वो शांत हो जाता है, ठीक। तो ऐसा आपने घर पे भी नोटिस किया होगा, आपके मम्मी या पापा आपको डांटते जब, है ना, जब डांटते 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 तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन जिसी दिन आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और आपको डांट नहीं रहे हैं, तो आपसे वो बात डाइजेस्ट नहीं होगी, हजम नहीं होगी, और उस दिन हमको ज़्यादा खराब लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइगर है ना, वो टाइगर क्या बता रहा है हमारे को, साइलेंट एंगर, मतलब यहाँ बोल कुछ नहीं रहा है, लेकिन अंदर से भरा पड़ा हुआ है, इतना गुस्से में है वो, ठीक। ऐसा, दो ही डज नॉट रोर लाउडली, वो चिल्ला नहीं रहा है जोर से, रोर देखो यहाँ पर रोर वर्ड आ गया ना, लाउडली, ही फील्स डीप फ्रस्ट्रेटेड, बहुत डीप तरीके से क्या फ्रस्ट्रेटेड है, एंड दूसरा हेल्पलेसनेस बिकॉज ही इज लॉक्ड इन द केज, और बेसिकली एक तो फ्रस्ट्रेटेड है और दूसरा क्या है, उसको केज के अंदर डाल दिया है ना, तो इस वजह से क्या है वो हेल्पलेस है, हेल्पलेस मतलब मजबूर है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, ठीक। बात समझ आ रही बेटा यहाँ तक, ओके ओके ओके, क्लियर है, ओके ओके ओके, चलने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कंपेयर द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जू एंड इन द जंगल। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ना, एक टाइगर की लाइफ जंगल में और एक टाइगर की लाइफ केज में किस तरीके से रहती है, ठीक, कैसे रहती है। सो इन द जू द टाइगर इज कन्फाइंड, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, 3 वर्ड लिख लो भाई, है ना, कहाँ पर, इन स्मॉल केज। वेयर एज इन द जंगल ही इज फ्री, पावरफुल एंड फियरलेस, ठीक, 3 वर्ड यहाँ लिख लो। सबसे सिंपल क्या, पहले कन्फाइंड, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, कहाँ पर, केज के अंदर, और जंगल में कैसा है भाई, पावरफुल, फियरलेस एंड फ्री, ठीक, फ्री है, पावरफुल है और फियरलेस है, प्राउडली वो यहाँ से वहाँ घूम सकता है, क्या, मूविंग प्राउडली एंड हंटिंग हिज प्रे। क्लियर है, कितना आसान है भाई, ऐसा कर लोगे आप सारे के सारे, एकदम आसानी से आपके सारी चीज़ें
हो जाएगी। क्लियर? इनको बेटा एक भी क्वेश्चन को छोड़ के जाना नहीं, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट पोएम। सो हाउ टू टेल विथ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक? सर कैरोलिन वेल ने लिखी है इसको भाई, ठीक? चलो भाई क्या है? सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ ह्यूमरस पोएम, ये समझना बेटा, ह्यूमरस पोएम बाय कैरोलिन वेल्स। इट गिव्स फनी एंड इमेजिनरी वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एशियन टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स एंड बियर। तो बेसिकली इस पोएम के अंदर बताया है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो टाइगर है वो कैसा है, मतलब वो लॉयन है, लेपर्ड है ना, फिर वो बियर है या बंगाल टाइगर है या एशियन है ना। इससे जो कैटेगरी है उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो बड़ा फनी तरीका बताया है इनको आइडेंटिफाई करने का। किसने? पोएट ने। बात समझ आई? बड़ा ह्यूमरस है, जब इसको पूरी पोएम को आप पढ़ोगे यू विल एंजॉय अ लॉट, ठीक? आपको मजा आएगा, बड़ा फनी है, ठीक? ओके, सो द पोएट यूजेस ह्यूमर, है ना, मजाक यूज किया है, एंड एग्जेजरेट मतलब क्या हुआ बेटा? चीजों को बड़ा चढ़ा के बताना, ठीक? टू शो दैट मीटिंग विथ वाइल्ड एनिमल्स इज डेंजरस। बड़ा हंसी मजाक करते हुए बता रहे हैं क्या कि यदि आप टाइगर से मिलोगे तो ऐसा करेगा, यदि वो टाइगर ऐसा कर रहा है इसका मतलब उसकी कैटेगरी ऐसी है, ठीक? वो सारी चीजें इसके अंदर बताई हैं। मेकिंग द पोएम बोथ अम्यूजिंग एंड इनडायरेक्टली इंफॉर्मेटिव। तो दोनों चीज़ें बताइए, एक तो अम्यूजिंग मतलब मज़ेदार है पोएम, और दूसरा इंफॉर्मेटिव, इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। यू कैन आइडेंटिफाई दी लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, है ना, एशियन, बंगाल टाइगर और बियर, इन सबको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। दिस इज द आइडिया अबाउट दिस, ठीक? चलो भाई नेक्स्ट पोएम हमारी जो है, नेक्स्ट पोएम क्या है भाई? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। अच्छा हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक? क्वेश्चन आंसर देख ले भाई, इसके क्या है क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट of how to tell wild animals, how will you know that is an Asian lion? तो बेसिकली एशियन लॉयन जो है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताया उसने, ठीक? पोएट ने कैसे बताया, तो आप कैसे करोगे, तो पोएम के अंदर डिटेल में बताया हुआ है। तो इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बाय कैरोलिन वेल्स, यू विल नो इट इज एन एशियन लायन। यहाँ तक तो आप एज इट इज कहाँ से लिख रहे हो बेटा? क्वेश्चन से। इसके बाद का आंसर आपको लर्न करना है। इफ इट रोर्स लाउडली, यदि वो जोर से चिल्लाता है, वाइल कमिंग एट यू, आपके पास आते हुए यदि जोर से चिल्लाता है, एंड इट किल्स यू, और आपको मार देता है, मार डालता है, द पोएट ह्यूमरसली सेज दैट वंस इट अटैक एंड यू आर डेड। यदि उसने एक बार अटैक किया और यदि आप मर गए, यू विल नो, कहाँ? हाँ, यू विल नो फॉर श्योर इट वॉज अ एशियन टाइगर, ठीक? तो बेसिकली कैसे समझाया उन्होंने कि आपको समझ आएगा कि एशियन टाइगर है, कैसे कि वो रोर चिल्ला के आएगा आपके ऊपर और एक ही बार में आपको डेड बॉडी बना देगा, मतलब आपको मार देगा। वहाँ पर आप आइडेंटिफाई करोगे तो वो टाइगर कौन सा होगा बेटा? वो क्या होगा? एशियन लायन होगा, बेसिक टाइगर नहीं, क्या होगा? एशियन लायन, ठीक? इस तरीके से आप इसको लर्न करना बेटा। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? चलो भाई, सो नेक्स्ट पोएम की तरफ चल देते। सिर्फ इतने क्वेश्चन करके जाना है बेटा, सिर्फ इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। इज द आइडिया क्लियर? ओके, सो द बॉल, है ना, जॉन बैरमैन। तो बेसिकली ये जो पोएम है ये आपको फिर से एक और नया मैसेज देगी, और इसके अंदर आप क्या क्या लर्न करोगे बेटा? द बॉल करके एक पोएम थी, इस पोएम को किस तरीके से बताया मैं आपको बहुत ब्रीफ में इसका पहले समरी बता देता हूँ, ठीक? सो द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन इज अबाउट अ बॉय हु लॉसेस हिज बॉल इन द वाटर। देखो, आपको बहुत सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस तभी पता चलता है जब वो चीज़ें आपसे दूर चली जाती है, ठीक? जब वो चीज़ें आपसे कहाँ चली जाती है बेटा? दूर चली जाती है। देन ओनली यू गेट टू नो और यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग। आपके पास से जब वो चीज़ें दूर चली जाती है तब आपको उनकी चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता चलता है, ठीक? दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस पोएम, ठीक? बात समझ आई? ओके, कैसे देखते हैं। सो लास्ट में क्या है? द बॉल रिप्रेजेंट्स हिज चाइल्डहुड एंड हैप्पीनेस। तो चाइल्डहुड और हैप्पीनेस को बेसिकली वो बॉल क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, मतलब बताती है। दो दिस लॉस थ्रू दिस लॉस he learns an important lesson about responsibility and growing up। हालांकि ये जो बॉल उसने खो दी थी, है ना, जो पानी में चली गई थी बॉल उसकी, इससे उसने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी। एंड व्हाट इज़ दैट? तो वेरी फर्स्ट इज व्हाट,
कहाँ गई भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दूसरा ग्रोइंग अप। तो किस तरीके से वो बड़ा हो रहा है और कैसे उसके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, उन चीज़ों को बेसिकली उसने उस बॉल को लॉस करके सीखा था। दिस इज आइडिया नंबर 2। ठीक, सो द पोएट शोज दैट लॉस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरीवन मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट। तो आपको ज़िंदगी में इस चीज़ का समझ के रखना पड़ेगा बेटा क्या, कि लॉस जो है वो नेचुरल पार्ट है। मतलब आज जो आपके पास चीज़ है ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके पास वो रहेगी। लॉस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, वो जाएगी आपके पास से। एंड यू मस्ट लर्न हाउ टू एक्सेप्ट इट। तो जो चीज़ें आपके पास से चली गई उसका रिग्रेट करना बंद कर दो। ये बहुत डीपर, बहुत ही बड़ा मैसेज हमारे को यहाँ पर पोएट देते हैं। बात समझ आ रही बेटा? चलो क्लियर है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन करके आना है बेटा जितने क्वेश्चन मैं आपको पोएम में बता रहा हूँ। क्लियर? ओके सर, तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके, द बॉल पोएम के 5th वाली के। ठीक, तो क्या है भाई, ये एक क्वेश्चन आप करोगे, इस आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे इससे। ठीक, कैसे स्मार्टली मैंने आंसर लिखा है, क्योंकि क्लास ही हमारी स्मार्ट रिवीजन क्लास है, राइट। तो बेटा 3 क्वेश्चन होंगे, आंसर एक ही होगा, और सिर्फ एक आंसर आप लर्न करके जाओगे, यू विल बी एबल टू राइट ऑल द 3 आंसर्स। ठीक, आप तीनों आंसर लिख पाओगे। क्या है क्वेश्चन? सो वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ चली गई थी? अरे भाई हार्बर या वाटर लिख के आओ तो भी चलेगा। ठीक, याद है? यस सर। वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, बॉल को बॉय ने कहाँ खो दिया था? चाहे कृष्ण कहो या राम, दोनों एक ही बात है ना। ओके। हाउ डज द लॉस अफेक्ट हिम, ये लॉस जो था उसको कैसे अफेक्ट किया था? एंड व्हाट इज द चाइल्ड्स रिएक्शन ऑन लूजिंग द बॉल। एक ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक, एक ही क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट हिला के रख दूंगा। ठीक, चलो कैसे? सो द बॉल फेल इन टू द हार्बर वाटर एंड वॉज लॉस्ट फॉर एवर। वो जो पानी में बॉल चली गई थी और वो हमेशा के लिए हमारे जो लड़का था उसके पास से खो गई थी। दिस इज आइडिया नंबर 1। ठीक, दूसरा, द बॉय फील्स सैड एंड शॉक्ड। तो लड़के को कैसा लगा? फीलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक, कैसा लगा उसको? सैड एंड शॉक्ड। कोई अच्छी चीज़, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, वो चीज़ जब आपसे दूर चली जाती है, सो कैसा फील करोगे आप? सैड एंड शॉक्ड, है ना। एक तो दुखी हो जाओगे और दूसरा शॉक्ड, सरप्राइज, है ना। ही रियलाइजेज द वैल्यू ऑफ लॉस एंड द फास्ट एंड द फैक्ट दैट सम थिंग्स कैन नॉट बी रिट्रीव्ड। और यहाँ पर उसको एक फैक्ट समझ आता है क्या, कि कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए आपके पास रखा नहीं जाता, वो आपके पास से दूर चली जाएगी। दिस इज द आइडिया नंबर 2। ठीक, थर्ड का आइडिया देखेंगे तो क्या है? चाइल्ड को कैसा लगा था? सो द चाइल्ड इज साइलेंट, थॉटफुल एंड सॉरोफुल। लड़का कैसा है? साइलेंट है, चुप है। थॉटफुल मतलब बहुत गहन चिंतन में है, एंड सॉरोफुल मतलब दुखी भी है। ही स्टैंड्स क्वाइट, वो चुपचाप खड़ा है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द लॉस, वो चुपचाप खड़े खड़े वो क्या कर रहा है? उस लॉस को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। कितना सिंपल है बेटा। सो द बॉल पोएम से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो। वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन यू। ये जो इंट्रूड वर्ड है बेटा, इसको आप बिल्कुल लर्न करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको कल बोर्ड में मिलने के चांसेस बनते हैं। कैसे? तो आंसर देख लो बेटा, क्या हो जाएगा? द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द बॉय बिकॉज। ये तो आपने एज इट इज ऊपर से लिख दिया उठा के। ठीक, बिकॉज के बाद क्या लिख रहे हो बेटा? बिकॉज ही वॉन्ट्स हिम। ही मतलब कौन? पोएट। हिम मतलब कौन हो जाएगा बेटा? बॉय। ही वॉन्ट्स हिम मतलब वो चाहते हैं कि बॉय जो लड़का है, टू लर्न द लेसन ऑफ लॉस बाय हिमसेल्फ। तो ये जो पोएट है वो चाहते हैं क्या, कि ये जो लड़का है वो उस लॉस को खुद से समझ पाए। ठीक, दिस इज द आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक, चलो क्लियर। नेक्स्ट पोएम है हमारी, इसको भी देख लेते हैं। चलो फटाफट, किसी बच्चे का कोई डाउट बचता है, यू कैन पुट योर डाउट एज वेल, है ना। नाउ अब मैं हमारी 5 पोएम कंप्लीट हो गई, दिस इज द 6th वन, है ना। ओके, तो यहाँ पर यदि आपके पास कोई डाउट स्क्रीनशॉट, ओके 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 ओके, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने मयूरेश? ओके 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 ओके, वेट, मैं आपको अब आगे से बिल्कुल ध्यान रखता हूँ बेटा, विल टेक केयर ऑफ द स्क्रीनशॉट। ठीक, ओके ओके ओके, अच्छा वो आपने बता दिया बेटा, ना। थैंक यू। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा वो बेटा आपने यहाँ पर कमेंट में बता दिया, मैं मिस कर दिया था उसको। ओके ओके ओके। अभिषेक, अरे यार तुम ये सेंट्रल आइडिया बेटा, ये जो मैंने आपको दे रहा हूँ ना, जब मैं पोएम बताता हूँ और ये जो आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए 3 काम करेंगे। ठीक, इसको समझना बेटा। ये जो टेक्स्ट है ना, ये वाला लिखा हुआ टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ब्रह्मास्त्र है आपके पास बेटा पोएम के लिए। जितनी भी पोएम का मैंने आपको ये टेक्स्ट दिया है ना,
ये टेक्स्ट आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में, सेम टेक्स्ट आप लिख सकते हो समरी में, समरी आता है लिखने को आएगा, तब भी आप लिखो चलेगा, प्लस सेंट्रल आइडिया आएगा तब भी चलेगा। और यदि आपने इसको वाकई में लर्न कर लिया तो आप Q&A तो ऐसा उड़ा दोगे भाई, ऐसा उड़ा दोगे कि 75 आउट ऑफ 75 आपके लिए हलवा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसीलिए मैंने इस क्लास का नाम रखा है क्या बेटा, स्मार्ट रिवीजन क्लास। स्मार्ट रिवीजन क्लास क्यों? क्योंकि इसमें आपको गधों जैसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे सेशन को सारे बच्चे डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते बेटा। जो फुल मार्क्स के प्लान में है, जो सीरियस है, जो सच में चाहते, वही बच्चे देखते हैं। इसलिए आपको नंबर बहुत बड़ा नहीं दिखेगा अपने चैनल पे, ठीक, नंबर नो, लेकिन जो नंबर है वो क्वालिटी वाला नंबर है भाई। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो एकदम क्वालिटी वाले बच्चे हैं, ठीक। चलो ठीक है बेटा। तो भाई यहाँ पर जो मैंने आपको ये टेक्स्ट दिया है हर पोएम का जो दिया है, दिस विल हेल्प यू टू राइट द सेंट्रल आइडिया एज इट इज। लिख के आओ सेंट्रल आइडिया एज इट इज, लिख कर आओ आप क्या, समरी एज इट इज। इसके अंदर से आप कुछ पार्ट लेके क्वेश्चन आंसर मैनेज कर लोगे, दैट्स इट। और यही तो स्मार्ट तरीका है, एक बाण तीन काम। कैसे? यहाँ से सेंट्रल आइडिया भी लिख रहे हो, समरी भी लिख रहे हो और क्वेश्चन आंसर भी हो रहे। इज द आइडिया क्लियर? और क्या चाहिए भाई, इससे ज़्यादा स्मार्ट क्या? लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, स्मार्टली हैंडल करना बेटा, क्लियर। चलो तो सेंट्रल आइडिया वाले भैया का क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, यस 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 यस। तो ये बेटा ये भी मैं दूंगा आपको, डोंट वरी एट ऑल। इसकी भी रिसर्च जारी है और 75 आउट ऑफ 75 की पूरी तैयारी है, ठीक। वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आपको सारे हेल्प करेंगे, ठीक। इसलिए मैं आपको पहले सारे बता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको सिर्फ करना ही करना है। हाँ कृष्ण, मैंने आपका पढ़ लिया बेटा, कमेंट पढ़ लिया। आई विल डेफिनेटली, अच्छा वेरी नाइस, 50+, ओके ओके वेरी गुड। पिपलोदा से, अच्छा ये कहाँ से हो? ये सब नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ डाउट यदि कुछ है, सर आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो, सर आप हमारे लिए कितनी मेहनत। थैंक यू सो मच बेटा टेक्निकल गेमर। कम से कम किसी बच्चे को ये रियलाइज़ तो हुआ कि सर वाकई में आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अरे बच्चों, आप जब रिजल्ट शेयर करोगे ना तो मेरा खून बढ़ जाएगा यार। इतना शानदार शानदार रिजल्ट लेकर आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। लास्ट ईयर का रिजल्ट हमारे 99 मार्क्स तक बच्चे गए, 99 मार्क्स तक। तो ये जो थकान है ना पूरी दूर हो जाती है और वही तो इंस्पिरेशन देता है कि यार हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बच्चे, प्राउड फील होता है हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, यस और नो। और अपने पास तो बहुत सारे बच्चे बेटा, बहुत सारे, मतलब अलग अलग चैनल से पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ बेटा, बाकी सब्जेक्ट कहीं से, इंग्लिश पढ़ना यहीं से, क्योंकि इंग्लिश का इतना परफेक्ट गाइडेंस मैं आपको देता हूँ बेटा, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। क्योंकि क्लास 12th में 80 आउट ऑफ 80 का पेपर फोड़ के आए हमारे बच्चे इस साल भी। लास्ट ईयर 2025 में भी 80 आउट ऑफ 80 का पेपर फोड़ के आए थे, ठीक। और इस बार बेटा 10th की ऐसा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि 75 आउट ऑफ 75 का पेपर आप डेफिनेटली करके आओगे। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, देयर शुड नॉट बी एनी वरी। मैंने आपको नोट मेकिंग से रिलेटेड भी चीज़ें बता दी है। मैंने आपको पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन का एक सेशन ऑलरेडी वीडियो के फॉर्म में भी शेयर कर दिया है, लाइव में भी बता दिया है। मैंने लेटर ऑलरेडी बता दिया, राइटिंग स्किल्स के सारे बता दिए। ग्रामर का बिल्कुल डिटेल में हमने शानदार तरीके से डूअर्स डायरेक्टेड भी फिलअप्स भी किया है। और अभी हम लिटरेचर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमने मॉर्निंग में किया था, व्हाट वाज दैट, रिवीजन कर रहे हैं बेटा। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि हमने क्लास का नाम ही रखा है स्मार्ट रिवीजन क्लास। और जो बच्चे वाकई में स्मार्ट है वो ये 3 दिन के स्मार्ट रिवीजन क्लास से तो पेपर को फोड़ के आते हैं, है ना, पूरा फोड़ के आते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, देयर शुड नॉट बी एनी वरी। कहाँ गए आयुष? अच्छा 75 आउट ऑफ 75 इज इक्वल टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है। मैंने आपका स्क्रीनशॉट भी ले लिया भाई, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। तो बेटा आप जो नए बच्चे ऐड हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर देना। और वीडियो यदि यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, ठीक। चलो आगे चलें। ओके ओके ओके। सो नेक्स्ट पोएम है हमारी बेटा क्या, अमांडा। जब इसको पढ़ते हैं तो सेंस कुछ अलग आता है और ये निकलती कुछ और है। अमांडा, जैसे हम जो इंडियन है ना, अमांडा नाम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई लड़का होगा, येस और नो, लेकिन बात उल्टी है, ठीक। कैसे, मैं आपको समरी में बताता हूँ, वो ऐसे, ठीक। तो समझना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक। सो अमांडा रॉबिन क्लेन ने लिखा हुआ है इसको, ठीक। इसके अंदर हम डिस्कस करें क्या। सो द पोएम शोज अ यंग गर्ल। अरे भाई यहाँ तो आप अमांडा बोल रहे थे और यहाँ यंग गर्ल बोल रहे हो, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखी थी पहले से पोएम, उनके लिए तो कुछ नया नहीं है। बट देयर आर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे अमांडा लड़का और यंग गर्ल, हाँ। चलो भाई कैसे। सो द पोएम शोज अ यंग गर्ल, जिसका नाम क्या है बेटा, अमांडा,
हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड एंड करेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। और भाई आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स लगातार भाई बैक टू बैक, बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो, उनकी जो पूरा पूरा जो अपना दिमाग में बना हुआ परसेप्शन है ना, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। क्या कि बेटा ऐसा करो, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, यही करो। भाई देखो, आपको अच्छी चीज़ें ही बताएंगे पेरेंट्स, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल द टाइम यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो इन सब चीज़ों से बच्चे हो जाते हैं इरिटेट, है ना, बच्चे हो जाते हैं कि इरिटेट। हमारी तो ऑफलाइन क्लास में भी हम पूरी फ्रीडम देते भाई बच्चों को, एकदम फ्रेंडली मैनर से पढ़ाते हम। और मैंने आज तक बच्चों को पीटा नहीं भाई, बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 1-2 बार पीटा होगा, बट मैं पीटता नहीं हूँ भाई, ना डांटता हूँ, इतने प्यार से होले होले। और 70, 80, 100 की क्लास भी ऐसी बैठती है ना बेटा कि आवाज़ नहीं आती पीछे से, और कभी आवाज़ आई तो दूसरी बार आवाज़ नहीं आती। यही तो विवेक सर की क्वालिटी है भाई। ठीक, चलो चलें भाई आगे। तो भाई यहाँ पर जो आइडिया है उसको समझना, इस पोएम का आइडिया क्या है। इस पोएम का आइडिया ये है कि एक अमांडा नाम की एक लड़की है, वो बेसिकली एक बड़ा बेचारापन फील करती है। उसको लगता है कि जो मदर है ना, वो बार बार इसको इंस्ट्रक्ट करती है, बार बार इनको टोकती है, बार बार इनको परेशान करती है, हर काम में डिस्टर्ब करती है, हर काम में उसको उसकी गलतियां निकालती है। तो यहाँ पर हमारी अमांडा क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और वो बहुत परेशान हो जाती है। इस पोएम के अंदर इसके बारे में हमारे को किसने बताया है, रॉबिन क्लेन ने। क्लियर, चलो बात समझ आई। दिस इज आइडिया नंबर 1, फर्स्ट लाइन का। टू escape their nagging and imagine herself as a mermaid, है ना, जिसका मतलब हमने लिख दिया क्या बेटा, जलपरी। और एन ऑर्फेन, ऑर्फेन मतलब क्या होता है बेटा, देखो मरमेड मतलब तो मैंने बता दिया आपको क्या, जलपरी। ठीक, जो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। दूसरा जो ऑर्फेन है, ऑर्फेन का मतलब भी एकदम सिंपल, क्या होता है बेटा, अनाथ, है ना, जिसका कोई नहीं। ठीक, चलो। एंड रेपुंजल, रेपुंजल इज व्हाट, जो परी कथा में पात्र होते ना, बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं, जो परियों की कहानी, जो फेरी टेल्स आपने बचपन में सुनी होगी, उनके कैरेक्टर्स को आप इमेजिन करना, वो अपने आप को वैसा मानती है। ठीक, सो द पोएम हाईलाइट्स अ चाइल्ड्स डिज़ायर। ये जो पोएम है हाईलाइट करती है क्या, चाइल्ड के डिज़ायर को। और बच्चे की डिज़ायर क्या होती है, उसको फ्रीडम चाहिए भाई। बच्चे को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, राइट। सो बच्चे को क्या चाहिए, फ्रीडम। इंडिविजुअलिटी मतलब वो अकेले से बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। एंड पीस मतलब उनको शांति चाहिए फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस पेरेंटल कंट्रोल एंड क्रिटिसिज्म। क्योंकि जनरली पेरेंट्स की तरफ से क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या मिलता है उनको, कंट्रोल, पेरेंटल कंट्रोल। मतलब पेरेंट चाहते कि हम जो बोल रहे हैं वही करें, हमारे बस में रहे। बच्चा चाहता है मेरे को फ्रीडम चाहिए। सो यही तो कॉन्फ्लिक्ट है, यही लड़ाई है। ठीक, और दूसरा क्रिटिसिज्म। भाई पेरेंट्स जनरली बच्चों को क्या करते हैं, ज़्यादातर पेरेंटिंग में क्या होता है, बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो यदि मान लो शर्मा जी के पास में कोई वर्मा जी रहते हैं, तो शर्मा जी अपने बेटे को क्या बोलते हैं, वो वर्मा जी के बेटे को देखो उन्होंने क्या किया। और साइड में यदि कोई अग्रवाल जी रहते हो तो बोले उनके बेटे को देखो उन्होंने क्या किया। तो इस तरीके से दूसरों को बहुत वेटेज देते हैं और अपने बच्चों को क्या करते, क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये पेरेंटिंग का बहुत बड़ा लॉस भी है ना। तो ये मेरा छोटा सा सजेशन भी रहेगा एज ए पेरेंट, जब आप पेरेंट बनोगे तो बच्चों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, बच्चों को इंस्पायर करना, बच्चों को मोटिवेट करना। जैसे मैं बोलता हूँ बेटा, हमेशा मेरी लाइन है, क्या बोलता हूँ मैं हमेशा सारे बच्चों को, सारे बच्चे अच्छे होते हैं। क्या होते बेटा, सारे बच्चे अच्छे होते। एक बार लिख दो यार बेटा, सारे बच्चे अच्छे होते। फटाफट एक बार लिख दो, सारे बच्चे अच्छे होते। ठीक, ओके। तो ये ऐसी पूरी पोएम थी बेटी हमारे किसके ऊपर, अमांडा के ऊपर। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं एंड देन विल जंप टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, क्यों चाहती है वो कि मैं एक ऑर्फन हूँ। ठीक, एंड व्हाट इज अमांडा गेटिंग इंस्ट्रक्टेड फॉर, किस चीज़ के लिए उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। ठीक, तो आंसर क्या होगा बेटा, सो अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, वो चाहती है क्या, बनना एक ऑर्फन, सो दैट नो वन कैन नैग और कंट्रोल हर। वो चाहती है कि मैं क्या हो जाऊँ, अनाथ हो जाऊँ। ठीक, ताकि मेरे को कोई कंट्रोल ना करे और कोई मुझे बार बार टोके भी नहीं। ठीक, चलो। एंड शी कैन डू वॉट एवर शी लाइक्स, और वो सारी चीज़ें कर पाए जो वो करना चाहती है। ऐसा कौन बोलती है, अमांडा बोलती है। ठीक, चलो। अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर मदर अबाउट डेली कोरस, स्टडीज एंड बिहेवियर। और बेसिकली हर दिन बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अमांडा को मिलते हैं, कहाँ से, उसकी मदर से। किस चीज़ के लिए, तो स्टडी, पढ़ाई करो, बिहेवियर में चेंज लाओ, ऐसा मत करो, ऐसे मत बैठो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस अमांडा को मिलते हैं। दैट इज द सिंपल रीजन। क्लियर बेटा, चलो नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो क्या क्वेश्चन है भाई, सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम अमांडा। अमांडा पोएम से आप क्या सीखते हो। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही सीख बता दी, फिर भी आप देख लो क्या।
सो द पोएम शोज दैट चिल्ड्रन ऑफन फील रेस्ट्रिक्टेड। बहुत सारे बच्चे क्या फील करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब उनको लगता है क्या कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर थोप दिए गए हैं, ठीक, बाय रूल्स एंड लॉन्ग लॉन्ग फॉर फ्रीडम। अब देखो यहाँ जो लॉन्ग वर्ड है इसको आप और सिंपल करना हो तो लॉन्ग को क्या कर लो बेटा, डिजायर, है ना। लॉन्ग थोड़ा अच्छी कैटेगरी का वर्ड है, डिजायर थोड़ा लो कैटेगरी का वर्ड है, ठीक। तो आप डिजायर भी लिख सकते हो, देयर शुड नॉट बी एनी वरी, है ना, फॉर फ्रीडम, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर इमेजिनेशन एंड प्लेफुल थिंकिंग। लेकिन इसमें उनका क्या इमेजिनेशन भी बताया और प्लेफुल थिंकिंग मतलब बच्चे की सोच जो होती है उस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट किया था। क्लियर है? चलो भाई, तो नेक्स्ट हमारी जो पोएम है द ट्रीज, एंड्रीना रिच ने लिखी है, और एंड्रीना रिच की पोएम मैं आपको क्लास 12th में भी पढ़ाऊंगा। आंट जेनिफर्स टाइगर, क्या टाइटल है बेटा, आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक। एंड्रीना रिच की क्लास 12th में भी पोएम है। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है? क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है बेटा? आपको कोई बता दो, किसी बच्चे का डाउट हो तो। एकदम सिंपल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, वेल रिसर्च, पूरी रिसर्च करने के बाद। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं दिया आपको बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कल की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। और पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन का सेशन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा, जिनको प्रॉब्लम है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कैसे लिखते वो भी, और मास्टर पीस भी है जिसके थ्रू यू कैन राइट एनी पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन। तो जो बच्चे नए हैं वो पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन वाला सेशन जरूर देखना, वो ऑलरेडी मैंने दिन में अपलोड कर दिया है, ठीक। चलो क्लियर है यहाँ तक कहानी? किसी बच्चे का कोई डाउट हो यू कैन राइट। सुपर क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आईएमपी सेंट्रल आइडिया बता दो। हाँ हाँ चल रहा है बेटा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। सर आपने सुबह क्लास में लास्ट के चैप्टर के क्वेश्चंस दे दिए थे बेटा, उनका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है युवराज, इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिए थे, आप उसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन यदि आपको करके जाना है तो उसके सबरी पार्ट में से देखोगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिए थे बेटा, ठीक, ओके क्लियर। मामला साफ है, मामला साफ है, मामला साफ है, क्या बात है भाई, चलो क्लियर भाई। डाउट लिखना नहीं, डाउट आपको क्या है, डाउट वो लिखना है, ठीक, ओके। आई लाइक व्हाट यू सेड, थैंक यू बेटा। एक चीज आपने लिखी नहीं बेटा, सारे बच्चे अच्छे होते, ये वाला आप अपने अपने तरीके से इमेजिनेशन लिख सकते हो, ठीक, सारे बच्चे अच्छे होते, लिखते चलो बेटा थोड़ा थोड़ा यार, कल की प्रैक्टिस भी करनी है हमारे को, है ना, ओके। सर आप कहाँ से हो? मैं एमपी से ही हूँ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, यस यस यस, ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। सुमन मालवीय आपका डाउट मैं अभी नेक्स्ट वाले में लेता हूँ, आप मुझे डाउट लिख के रखना, मैं जब बोलूँगा तब उसको पेस्ट करना, ठीक, चलो क्लियर है। तो एंड्रीना रिच की ये जो पोएम है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, अच्छा हमने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा इसका भी, ओके। द ट्री, सो द ट्री जो है ये बेटा ये 4 लाइन में पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरी पोएम का जिस्ट है, बड़ी बड़ी पोएम को भी हमने कॉम्पैक्ट करके रख दिया है, और आपकी वो जो फॉग छोटी सी पोएम है उसको भी और छोटा बना दिया, ठीक। फॉग पोएम का जो है लाइन 4 ही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन आंसर में, इट विल हेल्प यू, ठीक। सो द ट्री बाय एंड्रीना रिच इज अबाउट ट्रीज दैट मूव आउट ऑफ द हाउस बैक इनटू द फॉरेस्ट। अब देखो बेटा एंड्रीना रिच जो है ना, ये बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर लिखती है, तो ये जो हमारी ऑथर है ये बेसिकली किसके ऊपर लिखती है बेटा, एक तो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी के ऊपर लिखती है, सोशल इशू के ऊपर लिखती है, जो विमेन, जो लड़कियों पे या विमेन पे जो एक्सप्लॉइटेशंस होता है इनके अगेंस्ट ये बहुत कुछ लिखती है, ठीक। ऑल्दो शी एक्सपीरियंसेस दी मेल डोमिनेंट सोसाइटी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखा है किनके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। तो लिटरेचर को यदि आप डिटेल में पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो अबाउट एंड्रीना रिच, इनको आप जरूर पढ़ना है, ठीक, चलो क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर क्या था, द पोएट यूजेस दिस एज अ सिंबल ऑफ विमेन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस एंड सीकिंग फ्रीडम, ठीक। तो बेसिकली पेड़ को जो घर से बाहर लेके, ठीक, उस तरीके से जो विमेन है उसको भी क्या, हमें उनको भी क्या है हमेशा घर में रहना पड़ता है, ज़्यादातर मेल डोमिनेंट सोसाइटी ज़्यादातर जगह ऐसे ही है, विमेन कहाँ रहती है, घर में रहती है। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई बट इट इज़ अ कॉमन टर्म, ठीक, कॉमन थिंग है। तो कॉमनली यदि हम देखें तो बहुत सारी विमेन जो है वो घर में रहती है, ठीक। तो वो बेसिकली चाहती हैं वो भी कहा बाहर जाना, बाहर की सोसाइटी को एक्सपीरियंस करना, बाहर के इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करना। जिस तरीके से आप पेड़ को घर के अंदर लगा देते हो, उस पेड़ को जब बाहर ले जाते हो तो पेड़ की नेचुरल जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ निकल के आएगी बेटा, आउटसाइड ऑफ द हाउस, घर के बाहर, ठीक। ऐसी जो है स्ट्रेंथ विमेन में भी होती है, लेकिन उनको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है कहाँ पर, घर के अंदर, ठीक। दैट इज द रीजन, ठीक, इसके ऊपर इन्होंने लिखा है। द पोएम हाईलाइट्स नेचर्स पावर, इंडिपेंडेंस एंड द
द साइलेंट स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक, तो इसके ऊपर बेसिकली पोएम जो है वो हाईलाइट करती है। क्लियर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। चलो इसके क्वेश्चन देख लें। यस सर, इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 7th पोएम में हमारी है। सो 2 और 1, 3 क्वेश्चन होंगे शायद इसके। यस, सो वेयर आर द ट्रीज एट द एट प्रेजेंट, वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट, व्हाट डू देयर रूट्स एंड लीव डू। तो ट्री अभी प्रेजेंट में कहाँ है, उसके जो रूट्स है और लीव्स है वो क्या करते हैं। ठीक, कैसे, तो समझना बेटा। द ट्रीज आर आउटसाइड इन द ओपन ग्राउंड, तो घर से निकाल के उनको कहाँ रखा था, बाहर की तरफ। ठीक, ओपन ग्राउंड में। ठीक, देयर रूट्स गो डीपर, उनकी रूट्स जो जड़ें हैं वो डीपर मतलब नीचे की तरफ जा रही हैं, इनटू द सॉइल, एंड देयर लीव्स रीच आउट द सनलाइट्स। ठीक, वो सनलाइट्स की तरफ जा रही है। ग्रोइंग स्ट्रगल एंड नहीं, ग्रोइंग स्ट्रांग एंड हेल्दी, और वो बढ़ रहे हैं। कैसे ग्रो हो रहे, स्ट्रांग हो रहे हैं और हेल्दी हो रहे हैं। ठीक, दिस इज द आइडिया अबाउट द ट्री। ठीक, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो व्हाट हैपेंस टू द रूट्स एंड लीव्स ऑफ दीज ट्रीज एट नाइट। ये जो ट्रीज हैं इनके रूट और लीव को नाइट में क्या होता है। ठीक, एट नाइट द रूट्स रेस्ट इन सॉइल, रात में क्या होता है बेटा, सो ये जो रूट्स हैं वो रेस्ट करती कहाँ पर, सॉइल, मिट्टी में। दिस इज आइडिया नंबर 1। एंड द लीव स्टॉप्स मूविंग, और जो लीव्स हैं वो बेसिकली क्या है, मूव करना बंद कर देती है। मतलब नाइट में जनरली क्या है, बहुत तेज हवा नहीं चलती। ठीक, दैट इज द रीजन। सो रेस्टिंग अंटिल द नेक्स्ट डे, और ये रेस्ट करती है कब तक, अंटिल द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन तक। ठीक, चलो क्लियर। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हम मूव करेंगे पॉइंट नंबर 8 पर। ठीक, सो हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्री इनसाइड द हाउस, ग्रोथ ऑफ द ट्री इनसाइड द हाउस। ठीक, कैसे उसको डिस्क्राइब किया उन्होंने, चलो। सो द पोएट सेज, पोएट कौन, एंड्रीना रिच। पोएट सेज इफ ट्रीज ग्रीव इनसाइड द हाउस, है ना, यदि पेड़ घर के अंदर उगाए जाएंगे, सो दे वुड बी क्रैम्प्ड, दे वुड बी क्रैम्प मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। ठीक है ना, वो कैसे, छोटे रह जाएंगे। वीक मतलब कमज़ोर रह जाएंगे। एंड अनेबल टू ग्रो फ्रीली, और फ्रीली वो बढ़ नहीं पाएंगे। जनरली जो पेड़ है, जो ट्री है, उसका नेचुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ना। ठीक, लेकिन यदि पेड़ को हम घर के अंदर रख देंगे, सो इट विल नॉट ग्रो लॉन्गर। ठीक, एंड दे डू वर्ड फ्रीली लाइक दे डू आउटसाइड, जिस तरीके से बाहर वो बड़े होते हैं वैसे वो बड़े नहीं हो पाएंगे। दिस इज द आइडिया अबाउट दिस पोएम। ठीक, चलो। फॉग जो पोएम है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है इनको। ठीक, ये पोएम भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर यहाँ तक कहानी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। यस भाई, फ्री फायर मत खेल। अरे मोहित, फ्री फायर में जा रहा है बेटा, अभी कल एग्जाम है और आज फ्री फायर खेल रहा है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक बार खेल लेना, अभी नहीं। ठीक, ओके। वंस यू कंप्लीट द सिलेबस, एक बार जो आपको पसंद है वो चीज़ करके जाना भाई ना, खुश होके जाना पेपर देने, क्योंकि फर्स्ट पेपर देने जा रहे हो बेटा, है ना, तो फर्स्ट पेपर बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना। फर्स्ट पेपर में पूरा शानदार तरीके से परफॉर्म करने आना। यस सर, रिमेंबर ऑल द क्वेश्चंस, यस ऑल ऑफ देम, वेरी नाइस वेरी नाइस। सर कल सुबह आएंगे लाइव आप, डेफिनेटली बेटा, पूरा रिवीजन कराऊंगा मैं, कंप्लीट रिवीजन। ठीक, 1.5 घंटे के समथिंग ही हमारी क्लास होगी मॉर्निंग में, एंड आई विल गिव यू द इंटायर इनसाइड अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। और फिर उसके बाद 1 घंटे का आपको टाइम दूंगा, आप बिल्कुल प्रिपेयर होना, और देन यू शुड अपीयर इन द एग्जाम। क्लियर, ओके ओके ओके, वेरी गुड। मेरा पूरा पढ़ना हो चुका है, मैं बस अब आपके साथ रिवीजन कर रहा हूँ। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, दिस इज़ द परफेक्ट आइडिया। आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके रखो और क्लास को मिस नहीं करना बेटा। क्लास में जो वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग, बैक ऑफ द माइंड रखो, और कॉपी और पेन साथ में रखो। जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आप नोट डाउन भी करते चलो। ठीक, ओके। फॉग कंपेयर द कैट, क्या बात है भाई, टेक्निकल गेमर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये होती है ना भाई, देखो पढ़ाई के साथ पार्टिसिपेशन भी जरूरी होता है। वेरी गुड वेरी गुड, मज़ा आ गया भाई, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके से आप जब लाइव में पार्टिसिपेट करते हो, लिखते हो बेटा, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, ये बच्चे परफॉर्म करके आएंगे, है ना। इस साल का थोड़ा सा डाउट लग रहा था मुझे, बट आपने डाउट मेरा क्लियर कर दिया। सर फ्री फायर खेलोगे क्या आप, ये जरा पेपर देते बेटा कल, फिर मेरे को जरा कांटेक्ट करना, आई विल ट्राई टू प्ले फ्री फायर, है ना। चलो देखते,
चिल मारो भाई, चिल मारो। पेपर पढ़ाई भी करो बेटा, पूरी पूरी पढ़ाई करो। कंप्लीट होने के बाद में जो चीज़ आपको पसंद है वो थोड़ी करके जाना। हैप्पी हैप्पी एग्जाम देने जाना, टेंशन लेके एग्जाम देने नहीं जाना, ठीक, एकदम फ्री माइंड। बेटा मैं तो बहुत ही अलग टाइप का था ना, मैं आई यूज टू बी द टॉपर ऑफ माई क्लास, ठीक। और मैं बेसिकली क्या करता था, एग्जाम के एक दिन पहले जम के सोता था भाई। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता नहीं था। और सुबह में 8 बजे यदि पेपर है तो 6:30 के समथिंग हम सो रहे आराम से, ठीक। और फिर भी एग्जाम में तो फोड़ के आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन आपको पूरे साल करनी होती है। और अभी मामला उल्टा है, बच्चे लास्ट मोमेंट भी पढ़ते हैं, इसीलिए टीचर को भी लास्ट मोमेंट में पढ़ाना पड़ रहा है। बच्चों के लिए टीचर को सुबह 4 बजे 3 बजे उठना पड़ रहा है भाई। आपके लिए मैं उठूंगा, डोंट वरी, ठीक। और सुबह आपका पूरा रिविजन भी कराऊंगा, ठीक, पूरी पूरी तैयारी है, क्लियर है। चलो भाई चले आगे। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आ जाओ कहानी पे। फॉग 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 बाय कार्ल सैंडबर्ग, ठीक। इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं फॉग एज अ लिविंग क्रिएचर, ठीक। फॉग को आप समझते हो भाई, फॉग आप क्या समझाना फॉग को यार, ठीक। चलो, द पोएट कंपेयर्स इट टू अ कैट दैट कम्स साइलेंटली सिट ओवर द सिटी एंड हार्बर एंड देन मूव्स अवे क्वाइटली। और बेसिकली बिल्ली को आप यदि आते हुए देखोगे तो उसकी आवाज़ नहीं आती, वो कब आती है और कब चली जाती है यू कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब आई और कब चली गई। इसी तरीके से फॉग भी क्या है, साइलेंटली आती है, सिटी के ऊपर, हार्बर के ऊपर, घरों के ऊपर रुकती है, बैठती है और फिर वो चले जाती है। मूव साइलेंटली, चुपचाप से चले जाती है। कितना एकदम अरे भाई इससे इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। ये क्लास 10 के बच्चों को दिया है, क्लास 6 के बच्चों को देनी चाहिए थी ये पोएम, ठीक। चलो, the central idea is that fog appears suddenly, stays for a short time and disappears without making any sound। और fog के बारे में क्या बताते भाई कि भाई एकदम एकदम क्लियरली कैसे क्या बताते, इट अपियर सडनली, अचानक से फॉग दिखता है, ठीक, अचानक से। स्टे फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय रुकता है फॉग, एंड देन डिसअपियर। तो डिसअपियर का मतलब क्या होता है बेटा, गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाता है विदाउट मेकिंग एनी साउंड, बिना किसी आवाज के। कितना सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम आसान। इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास में ही बोला था, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। 1 घंटे में आपका पूरा पूरा का पूरा पोएम विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करा दे रहे, ठीक, क्लियर है। चलो यहाँ तक का आइडिया क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका एक आधी क्वेश्चन भी देख लेते भाई हम, ठीक। चलो क्वेश्चन क्या है, सो क्वेश्चन क्या है बेटा, कैसे आता है, कैसे जाता है, किससे कंपेयर किया, एकदम सिंपल, कैसे। सो व्हाट डज सैंडबर्ग, ये हाँ बेसिकली पूरा नाम भी आ सकता है, ठीक। तो पूरा नाम यदि आपको देखना है तो क्या है बेटा, हमारे पोएट का पूरा नाम कार्ल सैंडबर्ग, ठीक। तो ये पूरा नाम आएगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। ऐसा भी आ सकता है, पोएट भी आ सकता है और ब्रैकेट में पोएम का नाम लिखा होगा, ठीक। सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर, ओके सर। तो कैसे होगा, सो व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, किसके जैसा होता है फॉग ये, और हाउ डज द फॉग कम, और फॉग जो है वो कैसे आता है, ठीक, कैसे आता है। सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक अ कैट, किसके जैसा, कैट के जैसा, जिसको हमारे को नाम मिस कर रहा हूँ यार, उस बच्चे का मैं गेमर करके था ना, वो नाम भूल गया। उस बच्चे ने ऑलरेडी हमारे को मैसेज कर ही दिया था भाई, ठीक, जैसे हमने पोएम स्टार्ट करी थी। क्लियर है यहाँ तक, किससे कंपेयर किया बेटा उसको, फॉग लाइक अ कैट। अब देखो फॉग लाइक अ कैट, अब ये जो लाइक वर्ड से कंपैरिजन हो रहा है ना बेटा, तो आपको पोएटिक डिवाइस भी यदि मैं आपको बताऊं पोएम्स में जो आती है, तो जनरली पहला पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली, दूसरा हम डिस्कस करते हैं क्या बेटा, मेटाफर, और तीसरा होता है क्या, पर्सोनिफिकेशन। ये 3 एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिमिली क्या होता है बेटा, तो सिमिली होता है जब कंपैरिजन हो, समझना बेटा, जब कंपैरिजन हो और वो कंपैरिजन 2 वर्ड से होता हो, किन वर्ड से, या तो लाइक से या फिर एज से, या तो लाइक या फिर एज, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, लाइक। तो लाइक से कंपैरिजन हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सिमिली, राइट। और लाइक और एज से कंपैरिजन नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, मेटाफर। क्या हो जाता है, मेटाफर। और पर्सोनिफिकेशन को मैं अलग से बता देता हूँ आपको। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बेटा, तो पर्सोनिफिकेशन वो होता है जब लिविंग थिंग की क्वालिटी, समझना बेटा, जब लिविंग थिंग की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग को असाइन कर देते हैं, ठीक। तो वहां पर क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन। तीनों चीज समझ में आई, यस और नो। पहला क्या लिखा मैंने, आप नोट बना लो यदि आपको बनाना है तो, ठीक। पहला क्या है बेटा, सिमिली।
तो सिमिली में क्या लिखो बेटा, कंपैरिजन डैश लाइक और एज, बस इतने से आपको समझ आ जाएगा कि कंपैरिजन हो रहा है लाइक और एज वर्ड से। क्लियर, दिस इज आइडिया अबाउट सिमिली। तो सिमिली में क्या होगा, लाइक और एज दो वर्ड से क्या हो रहा है, कंपैरिजन, दो में से किसी भी एक वर्ड से कंपैरिजन हो रहा है। दिस इज आइडिया नंबर 1। ठीक, दूसरा मेटाफर, कंपैरिजन तो हो रहा है विदाउट लाइक और एज वर्ड, लाइक और एज वर्ड वहां पर नहीं है। ठीक, तीसरा पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन के लिए क्या लिखोगे बेटा कि नॉन लिविंग थिंग को क्वालिटी असाइन कर दे रहे हैं हम, किसकी, लिविंग थिंग की। बात समझ आई, यस और नो। तो पर्सोनिफिकेशन होगा जब लिविंग थिंग की ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी किसी ऐसी चीज़ों को असाइन कर दे, थिंग्स को, जैसे जो नॉन लिविंग है, तो वहाँ पर होता है बेटा पर्सोनिफिकेशन। ये 3 आप लर्न करके जाना, एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी स्टेट बोर्ड्स के बच्चे जो देख रहे हैं, राजस्थान के, यूपी के, हरियाणा के, बिहार के, सारे बच्चे आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो क्लियर। सो सैनबर्ग थिंक्स द फॉग लाइक अ कैट, इट मूव्स क्वाइटली, चुपचाप चलती है, साइलेंटली, है ना, क्रीपिंग अलॉन्ग रूफ टॉप्स एंड स्ट्रीट्स, और चुपचाप से कहाँ पर, रूफ के ऊपर, टॉप के ऊपर भी चलती है ना, गलियों में भी एकदम साइलेंटली, है ना, एकदम मखमली पैर होते हैं भाई, आवाज़ ही नहीं आती। ठीक, उसी से कंपेयर करके आगे क्या लिखते हैं, द फॉग कम साइलेंटली, चुपचाप से फॉग भी आता है, सिटिंग ऑन द हार्बर और सिटी, है ना, घरों पे या सिटी में बैठता है कुछ देर, एंड विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, वो भी कोई आवाज़ करता है क्या, नहीं करता, इसलिए उसको उसने यहाँ पर क्या किया था, कंपेयर किया था। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इज द आइडिया क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट क्या है भाई? सो नेक्स्ट हमारी पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत ही सिंपल है, बहुत बड़ी पोएम है वैसे ये, लेकिन मैंने आपको एकदम बहुत सबसे बड़ी पोएम आई गेस ये आपके पूरे चैप्टर में, पूरी पोएम्स में सबसे बड़ी पोएम है। सबसे छोटा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया और क्वेश्चन भी आपको एकदम नॉमिनल दिए हैं, बस इतने करके आना। ठीक, बलिंदा याद रखना भाई इसमें। ठीक, चलो। सो द पोएम ह्यूमरसली शोज दैट ट्रू करेज इज रिवील्ड इन रियल डेंजर। जब आपको बहुत बड़ी परेशानी मिल जाए ना, तभी तो आपके अंदर का रियल जो करेज है, जो साहस है, वो निकल के आता है। जब आपको कोई जिम्मेदारी मिल जाए, जब आप किसी डेंजर में चले जाओ, जब आप किसी खतरे में चले जाओ, तभी आपके अंदर से आपका करेज जो है वो बाहर निकल के आता है। राइट, दिस इज द आइडिया। ठीक, चलो नेक्स्ट। कस्टर्ड कॉल्स अ क्रो बाय बेलिंडा एंड हर पेट्स प्रूव्स टू बी द ब्रेवेस्ट व्हेन अ pivot attacked. ठीक, द पोएम टीचेस दैट वी शुड नॉट जज अदर्स बाय अपीयरेंस। ये पोएम हमारे को सिखाती है, बहुत बड़ा मैसेज देती है कि हमको किसी के अपीयरेंस से, मतलब उसके दिखावे से उसको जज नहीं करना चाहिए। ठीक, एज रियल ब्रेवरी अपीयर्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि जो रियल ब्रेवरी है, मतलब जो रियल साहस है, रियल जो बहादुरी है, वो कहाँ निकल के आती है बेटा, इन डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक, बात समझ आई? एकदम सिंपल से समझना बेटा इसको। ठीक, ओके सर, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम और उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और करेंगे भाई। क्या करेंगे बताता हूँ। सो हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। तो बेटा इस पोएम के अंदर देर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, उन कैरेक्टर्स को उनके पेट नेम के साथ में, मतलब उनको उनके नाम के साथ में लिखना था। ठीक, सो दिस इज द आइडिया। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या था, बलिंडा। ठीक, बलिंडा कौन है बेटा, अ लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल। ठीक, फिर है आई इन इंक हर ब्लैक किटन, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। ठीक, ब्लिंक कौन है, हर लिटिल डॉग। मस्टर्ड कौन है, हर येलो डॉग, ये सारा उसके साथ वाले। ठीक, कस्टर्ड हर क्राउडी कॉवर्डली ड्रैगन। ठीक, ये ऐसा आपको ये सारी कैरेक्टर्स आपको याद करने, सिंपल है ये तो। इसका मैं साइड होता हूँ, इसका तो स्क्रीनशॉट लो एंड देन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, बेलिंडा टिकल, है ना, बेलिंडा टिकल मतलब क्या होता है भाई? टिकल, यू अंडरस्टैंड, मज़ा आता है ना करने में। ओके, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। वाई? क्यों? अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, बहादुर हैं। ओके, सो बेलिंडा टिकल्ड कस्टर्ड टू मेक हिम शो हिज ब्रेवरी। वो क्या दिखाना चाहते हैं अपनी ब्रेवरी, मतलब बहादुरी। क्या? बहादुरी। ठीक, इवन दो ही वॉज अ कॉवर्ड मतलब क्या होता है बेटा? कॉवर्ड मतलब होता है डरपोक। क्या होता है बेटा? डरपोक, है ना, याद रखना इन वर्ड्स को भी। ठीक, तो बेसिकली ज़्यादा टिकल करते क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है
ऑल्दो वो है कौन, बहुत ही कावर्ड मतलब डरा हुआ प्राणी है। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट। सो व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट, है ना, कस्टर्ड लास्ट में क्या करता है, ठीक, क्या करता है भाई, क्या करता है, क्या क्या करता है। एट लास्ट कस्टर्ड द ड्रैगन ब्रेवली किल्ड द pirate, showing that he was courageous despite being timid before। तो यहाँ पर बेटा timid वर्ड भी क्या है, कावर्ड का ही है, इसी का सिनोनिम यूज किया है, इसका मतलब भी क्या होता है, डरपोक। ठीक, सो timid बोल दो या कावर्ड बोल दो, है ना, या फियरफुल बोल दो, ये सारे वर्ड को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, देयर शुड नॉट बी एनी वरी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, क्या पोएम है भाई हमारी, फॉर एनी जॉर्ज W.B. यीट्स। ठीक, तो चलो भाई इस पोएम को भी देख लेते हैं क्या है। तो इस पोएम में तो आपको थोड़ा मज़ा आया होगा, आपने डिटेल में इस पोएम को जब पढ़ा होगा क्लास में, यदि आपको टीचर ने वाकई में एक्सप्लेन किया होगा सही तरीके से, तो ये पोएम बड़ी मज़ेदार है भाई, मज़ा आता है। ऑफलाइन पढ़ने का तो मज़ा ही अलग है इस पोएम को। ठीक, चलो क्योंकि इसके अंदर क्या है, ब्यूटी है, लव है, आहा हा, क्या बात है भाई, हाँ, रोमांस है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो द पोएम फॉर एनी जॉर्ज बाय विलियम बटलर ईट्स, ये नाम याद रखना भाई, W.B. ईट्स इज व्हाट, विलियम बटलर ईट्स, कन्वेज दैट फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी, है ना, फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी, मतलब क्या हुआ भाई, ये जो रंग है, कलर है ना, ये सारा क्या है, टेम्परेरी है, ये फॉर अ टाइम बीइंग है, और इसी को देख के तो हमारे बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट, बट इट इज़ फॉर अ टाइम बीइंग, इसको देख के अट्रैक्ट नहीं होना। ठीक, कलर को देख के अट्रैक्ट नहीं होना, हेयर्स को देख के अट्रैक्ट नहीं होना, ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट नहीं होना, क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, टेम्परेरी है, फॉर अ टाइम बीइंग है, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। लेटर पार्ट अंदर से इंसान कैसा है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। चलो भाई, तो बात समझ आई आपको। तो पहली बात क्या बोलते हैं पोएट ईट्स, बोलते हैं कि फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी, फिजिकल ब्यूटी कैसी है, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक, टेम्परेरी है, एंड अट्रैक्ट्स ओनली आउटवर्ड एडमायरेशन, और बेसिकली अट्रैक्ट करती है किस चीज़ को, बाहरी दिखावेपन को, बाहरी दिखावेपन को ही क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, दिखा दो दिखा दो दिखा दो भाई ब्यूटी, ठीक, अट्रैक्ट हो जाते लोग। ट्रू लव इज रेयर बिकॉज मोस्ट पीपल आर ड्रॉन टू एक्सटर्नल अपीयरेंस। भाई ट्रू लव कहाँ मिलता है भाई, ट्रू लव नहीं है, सब ब्यूटी में अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ देखो वहाँ लोग ब्यूटी में फंसे पड़े हैं। वैसे ही ये पोएट बोल रहे हैं क्या, कि ब्यूटी में नहीं पड़ना है, ट्रू लव इज मिसिंग, ट्रू लव कम है, बिकॉज मोस्ट पीपल आर ड्रॉन टू एक्सटर्नल अपीयरेंस, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं, बाहर की चीज़ें देखते हैं, बस बाहर से इंसान कैसा है, अंदर से कैसा है उससे मतलब उनको नहीं होता है। बाहरी दिखावा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अंदरूनी दिखावा। ठीक, चलो, सो द पोएट सजेस्ट दैट ओनली गॉड कैन लव अ पर्सन फॉर देयर इनर सेल्फ बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी, और सिर्फ भगवान उन लोगों को प्यार करता है जिनकी आउटर पार्ट कैसा भी हो, लेकिन अंदर से दे आर लविंगली, दे आर काइंड, दे आर ब्यूटीफुल। ठीक, और इसके लिए हम क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और ये 14, 15, 16 तो आज लास्ट 16 है, ये थर्ड क्लास है, थर्ड डे की क्लास हम 3 पार्ट में कर रहे हैं। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच। जो बच्चे नए हैं, जो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हैं, वो आपका नाम, आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम और आपकी क्लास हमें शेयर कर दो इस व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देंगे बेटा, और यहाँ से आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। ठीक, दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास।